आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि कैसे एलआईसी अपने इन्वेस्टर्स को या पॉलिसी होल्डर्स को रिटर्न देता है। तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज दो तरह की होती हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी जो एक्चुअली इंश्योरेंस बेचती है और एक इंश्योरेंस कंपनी जो सेविंग्स प्रोडक्ट बेचती है। एलआईसी का 99% प्रोडक्ट एक्चुअली सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट। अब आप कहोगे सर इसका डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, इंश्योरेंस जनरली क्या होता है, कोई एक मोड जिसमें आप पैसा पे कर रहे हो एक बड़े रिस्क के लिए। और एलआईसी जो है उसमें क्या है, आप पैसे पे करते हो कि पैसे जमा होते रहेंगे और इतने साल के बाद हमें मिल जाएंगे वो पैसे। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल डिफरेंस। नॉर्मली आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 20,000 के प्रीमियम पे ले सकते हो, बट एलआईसी की अगर पॉलिसी आप लेते हो तो आपका 12 साल 16 साल आप पेमेंट करने के बाद भी आपका सम एश्योर्ड 5 लाख का ही होगा, और 5 लाख का और आपको एडिशनल रिटर्न, तो 10 लाख के आसपास रिटर्न मिलता है। तो और आपको 40,000 साल का प्रीमियम देना पड़ता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि इंश्योरेंस जो नॉर्मली टर्म इंश्योरेंस वगैरह होता है उसमें कैसा होता है कि ये जो 20,000 आप दे रहे हो वो एक रिस्क के अगेंस्ट दे रहे हो, जिसमें रिटर्न कुछ नहीं आएगा। आजकल ऐसे कुछ पॉलिसीज आ गए हैं जिसमें उसमें वो रिटर्न जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस भी बोलने लगे हैं वो लोग, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन एलआईसी बेसिकली एक सेविंग्स प्रोडक्ट है। तो एलआईसी करता क्या है आपके पैसे का, आपसे पैसे जो वो लेता है उसका करता क्या है? देखिए, जितने भी इस तरह की कंपनीज होती हैं जिनका एंडाउमेंट प्लान्स एंड सेविंग्स रिलेटेड प्लान्स होता है, टर्म इंश्योरेंस एंड एंडाउमेंट में यही डिफरेंस होता है, एंडाउमेंट में सेविंग्स चलते रहती है बेसिकली। तो ये जो सेविंग्स हो गई, वो पैसे पब्लिक से लेते हैं, उन पैसों का वो करते क्या है, पहला चीज ये। तो देखिए, हर कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड होता है एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन का उनका एक सेट क्राइटेरियाज होता है कि इन क्राइटेरिया से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलआईसी का जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें वो ऑलमोस्ट 75% डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाता है, मतलब फिक्स्ड रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स में, और थोड़ा सा एडिशनल रिटर्न जनरेट करने के लिए वो 25% पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है। और जो यूनिट लिंक प्लान होते हैं, यूनिट लिंक प्लान में 100% स्टॉक मार्केट में ही लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो यूनिट लिंक होंगे वो टेक्निकली एक म्यूचुअल फंड की तरह हो गए जो आपका स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। एंड जो आपका नॉन यूनिट लिंक हुआ, नॉर्मल पैसे, उसमें से ऑलमोस्ट 75%, अब एग्जैक्ट एक नंबर पर लड़ने मत लगिएगा मेरे से, बट ऑलमोस्ट 75% जाता है डेट इंस्ट्रूमेंट में एंड जाता है आपका 25% स्टॉक मार्केट में। अब जो डेट इंस्ट्रूमेंट में पहले जाता है, स्टॉक मार्केट कंट्रोवर्शियल है, उस पर हम आएंगे डिटेल में, बट पहले डेट वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया 75%, वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? देखिए, कॉर्पोरेट्स बॉन्ड इशू करते हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस को पैसे चाहिए, तो उसको मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में लेके आता है। तो कुछ एलआईसी ने सब्सक्राइब किया, कुछ जीआईसी ने किया, कुछ अदर कंपनी ने, कुछ कुछ मेरे जैसे आपके जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स ने सब्सक्राइब किया। तो ये जो बॉन्ड्स हमने सब्सक्राइब करे उसके अगेंस्ट हमें कुछ एक इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो एलआईसी का क्या है कि 75% वो इस तरह के बॉन्ड्स, डेट्स, गवर्नमेंट को लोन, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को लोन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, या फिर जो भी इस तरह के डेवलपमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हुए, उस तरह की इंस्टीट्यूशंस को वो एज ए लोन देता है पैसे, जिससे वो एक इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, उस इंटरेस्ट में से वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मतलब जो उसके एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, ऑफिस के मेंटेनेंस वगैरह हो गए, खर्चा हटा के ऑलमोस्ट कुछ रिटर्न बनता है। वो रिटर्न को वो आपके जो आपका जो पॉलिसी होता है उसमें वो वेस्टेड बोनस करके ऐसे ऐसे करके ऐड करते रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उससे क्या आपकी पॉलिसी का जो वैल्यू है बढ़ते रहता है। जो हमने 5 लाख जमा किया वो एट द एंड 10 लाख कैसे मिलता है, वो इसी कारण मिलता है कि वो हर साल जो कुछ कुछ रिटर्न आ रहा है उस डेट इंस्ट्रूमेंट से, उसको वो आपके पॉलिसी के प्रीमियम के साथ ऐड करते जाते हैं, सो दैट आपका भी कुछ रिटर्न बनता रहे। और एक है आपका स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए कैसा है कि जब इंडिया में स्टॉक मार्केट्स उतने मेच्योर नहीं थे, तो दो तीन ही बड़ी इंस्टीट्यूशंस थी जिनके पास पैसे थे, अब पब्लिक के पैसे थे। तो गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कभी भी मार्केट में कोई भी सामान डंप करते हैं, चले जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाएंगे इनके थ्रू, सो दैट कोई क्राइसिस हो तो हम बचाने की कोशिश करें। तो एलआईसी का जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, तो उनका क्राइटेरियाज है कि टॉप कंपनी होनी चाहिए, कोई पेनी स्टॉक में वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बात समझिए। तो एकदम ही जीरो रहेगी कंपनी तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनका एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, थ्रेशोल्ड्स है।
उसके ऊपर अगर वो कंपनी एग्जिस्ट करती है तो उसमें वो पैसे लगाते हैं। कंट्रोवर्सी कुछ हो सकती है कि अदानी ग्रुप में क्यों पैसे लगाए, बट जब अदानी ग्रुप में पैसे लगाए उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, उस रीज़न में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन एल के कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट जो हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि सारे इन्वेस्टमेंट उनके खराब हैं, ऐसा नहीं है। एल गवर्नमेंट, जब एल का कैसा है ना, उनका होल्डिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब है। उसमें आपको 99% पब्लिक होल्डिंग दिखेगी, और कुछ एक उसके ग्रुप हैं जो फॉरेन ग्रुप्स हैं, ब्रिटिश अमेरिकन टबैको और 2-3 फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में उनकी एक सब्सिडरी है, उसके थ्रू आईटीसी में 40% स्टेक होल्ड करते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग स्टेक ना आ जाए इसलिए गवर्नमेंट कुछ सूटी के थ्रू होल्ड करता है एंड कुछ एल के थ्रू होल्ड करता है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन इंडिया को बचा के रखा हुआ है कि वो फॉरेन कंट्रोल में ना चला जाए एल के थ्रू गवर्नमेंट ने। रिलायंस, मतलब रिलायंस में भी आप देखोगे तो रिलायंस का 6-7% मार्केट कैपिटलाइजेशन खाली इनके पास ही है। तो खराब इन्वेस्टमेंट सारे हैं ऐसा नहीं है। रिलायंस आप देखो तो हमेशा से अच्छा रिटर्न देते आया है, आईटीसी अच्छा रिटर्न देता है, तो बहुत सारे अच्छे रिटर्न देते आए हैं। ये लास्ट 1-2 सालों में ऐसा हुआ है कि मतलब मार्केट में कुछ भी करना पड़ गया, तो वो वाला चीज़ के कारण दिक्कत आ गई थोड़ा सा। नहीं तो ओवरऑल इनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खराब नहीं थे, एंड इसी कारण लोगों को इन्होंने ठीक ठाक रिटर्न्स भी दिए हैं। एंड ये जो गारंटीड बोनस, एडिशनल बोनस, ये सब जो आता था, ये कब आता था कि से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ईयर में इनको कोई बम्पर प्रॉफिट्स वगैरह हो गए इनके बुकिंग में, इनके जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में इन्होंने बुक किया तो बम्पर प्रॉफिट्स हो गए। तो वो जो बुकिंग आती थी उसके कारण लोगों को एडिशनल बोनस और ये सब करके मिलता था। तो एल का लोगों का परसेप्शन ये हो गया था कि हमसे पैसा जमा करेंगे तो अच्छा पैसा का कॉर्पस तैयार हो जाएगा, और होता भी था। छोटी छोटी सेविंग कर करके, स्मॉल सेविंग्स कर करके लोगों ने अच्छे अच्छे कॉर्पस भी तैयार कर लिए थे। आप कोई गरीब आदमी है, वो 1,000 रुपये जमा कर करके 1 लाख का कॉर्पस तक पहुंच गया, तो उसके लिए तो बड़ी बात है ना वो। तो लोगों ने वैसे करे थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अदानी ग्रुप में इनका 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो वो जीरो हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए बात समझिए कि अगर वो जीरो हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर 1-2 साल तक हो सकता है कि जो गारंटीड बोनस था, एडिशनल बोनस था, वो सबका रेट थोड़ा सा गिर जाए। मतलब कैसा है, जो आप प्रॉफिट कमाओगे उसी को आप पॉलिसी होल्डर्स में ऐड करोगे, राइट। तो पॉलिसी होल्डर्स में ऐड करने के लिए आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए। मान लो आपका कोई इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाता है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज का एमटीएम वैल्यूएशन पे भी होता है। काफी लोग बोलेंगे सर अगर बुक ही नहीं करेंगे, लॉस बुक नहीं करेंगे तो लॉस होगा क्या। लॉस फिर भी होगा। क्यों? क्योंकि बुक्स में जब आप रिकॉर्ड करते हो तो जो भी M2M का चेंजेस होता है उसको आपको रिफ्लेक्शन देना पड़ेगा। यानी कि आपने अगर 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसका वैल्यू आज 80 रुपये हो गया तो आपको 20 रुपये लॉस दिखाना पड़ता है। हाँ, वो एक ग्रुप हुआ। उसी तरह आपका जैसे मतलब इक्विटी में इनका 12-13 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है। उस 13 लाख करोड़ के टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ मान लीजिए एक ग्रुप के क्या इन्वेस्टमेंट था, तो वो एक मतलब 40,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट था, 80,000 करोड़ उसकी वैल्यू थी। तो समझ लो आप रफली 7-8% इनका एक इन्वेस्टमेंट एक ग्रुप में था। तो अब ये जो वैल्यू डिक्लाइन हुई है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज इनका जो थोड़ा सा कम हुआ, तो उससे कारण क्या होगा, ये पर्टिकुलर 1-2 साल जब इसमें रिटर्न्स जीरो के बराबर रहेंगे या फिर ये जीरो तक भी चलेंगे, तो पूरा 40,000 का लॉस अगर बुक करना पड़ जाए तो होगा क्या कि ये जो पैसे हैं, ये जो रहेंगे वो आपके उस पर्टिकुलर 1-2 साल गारंटीड बोनस और एडिशनल बोनस में नहीं ऐड होंगे। बट इससे एक बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ये होगा कि अगर आपकी पॉलिसीज आज भी हैं, और मैक्सिमम लोगों को तो ये पता ही है कि आप कोई भी पॉलिसी करते हो तो 10 साल, 15 साल, 20 साल का ही होता है। तो 2 साल मान लो रिटर्न कम मिला या ना के बराबर मिला, लेकिन इस तरह का इंसिडेंट होने के बाद आगे चल के इनकी स्क्रूटनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्क्रूटनी और ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होगा, ये सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आगे ये मिस्टेक्स इनसे नहीं होगी। तो होगा क्या, ठीक है एक चीज़ हो गई गलती, आगे कोई ना कोई जवाबदेही आएगी। आगे फिर मिसयूज करना बंद होगा इंस्टीट्यूशंस का। आगे मिसयूज इन द सेंस कि देखिए इन्वेस्टमेंट जब उन्होंने किया उनको रिटर्न अच्छा था, उनको बुक करना चाहिए था। अपने कहते हैं ना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया, और नहीं कर सकते थे बुक क्योंकि उतनी लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, मतलब लिक्विडिटी इन द सेंस कि 5% स्टेक अगर एल डंप करेगा तो वो डंप करके क्या करेगा, मतलब कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो डंप करके आप करोगे, कोई खरीदने को ही रेडी नहीं है। और तो मान लो आपने बुक नहीं किया, कोई बात नहीं, अब आप लास्ट में जाके जीरो पे उसको बुक करोगे, कोई बात नहीं। तो ये 2-3 साल आपका जो रिटर्न्स एडिशनल आ सकता था वो अब नहीं आएगा। बट ओवरऑल अगर अब पॉलिसी पीरियड 20 साल का है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट हो के अच्छा अमाउंट बन चुका होगा।
ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं होगी तो वो ऐड नहीं करेंगे, बट अगर लॉस होगा तो आपसे कुछ लेंगे नहीं वो लोग। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, आगे चल के अब इनके ऊपर डीपर स्क्रूटनी होगी, ठीक है, और जब स्क्रूटनी ज्यादा होगी तो कोई भी इस तरह का डिसीजन लेने से डरेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो भी एलआईसी चेयरमैन बने या जो भी बनेगा, जो भी हाई सीनियर पोस्ट पे आएगा, वो कुछ कुछ चीजों में कॉशियस रहेगा जरूर, ठीक है। कॉशियस क्यों रहेगा? क्योंकि अब आपको, आप इन्वेस्ट कर देते हो तब तो आपको पता नहीं रहता ना कौन सी कंपनी बर्बाद हो सकती है। जब तक सब ठीक चला जाता तो सब ठीक ही चल रहा है ना, बर्बाद होगा तो सारा ब्लेम आप पे आएगा। तो जो भी आगे आने वाले लोग रहेंगे वो कॉशियस रहेंगे, तो आगे चल के थोड़ा सा और बेटर स्क्रूटनी होगी, तो हो सकता है कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार खराब चीज कुछ हो गई तो आगे चल के उसको थोड़ा बेटर करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से एल का जो रिटर्न है वो जनरेट किया जाता है, एंड यही रिटर्न आपके पॉलिसी में ऐड होते रहता है, एंड उसी हिसाब से आपको मिलता है। अब कुछ खराब इंसिडेंट हो गए तो क्या कर सकते हैं? अब देशभक्ति के नाम पे समझ लो कि कुछ पैसे चले गए अपने, क्या कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा।